स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एलर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अबाउट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ऑटो इम्यूनिटी, इन सब के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। आप जब भी किसी नए प्लेस पर जाते हो और ऐसा हो सकता है कि आप छींकना शुरू कर दें या आपकी आंखों में से पानी आने लग जाए अचानक से, या आपके स्किन पर रैश आ जाएं, आपको खुजली फील होने लग जाए अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, त्वचा आपकी लाल पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है आप उस समय एलर्जी से जूझ रहे हों या एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी पर हो रहा हो। ठीक है ना। तो सांस लेने में दिक्कत आना भी इसमें एक देखा गया है लोगों के अंदर। और रीज़न आप नहीं पता लगा पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी नई जगह पे आए हैं या आपने कोई नया क्लोथ पहना है या किसी न्यू सिचुएशन में आप गए हैं और अचानक से आपकी बॉडी ने ये सब शुरू कर दिया। और जब आप वहाँ से हट जाते हैं और तो ये सिम्टम्स जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं, हट जाते हैं सिम्टम्स ही। तो मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़े हुए सिम्टम्स होते हैं और इसको बोलते हैं एलर्जी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, ये आप सोच सकते हैं। तो हम सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हम लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं किसी पार्टिकल के लिए जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है। सारे लोग सेंसिटिव नहीं होते, पर कुछ लोग ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ये एलर्जी के कारण हो रहे हैं उन पार्टिकल्स से। तो हमारी बॉडी को उन पार्टिकल्स से एलर्जी है, जैसे कि पॉलिन्स हो सकते हैं या कुछ माइट्स हो सकते हैं जो हमारे घर में पाए जाते हैं, या कुछ और डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स हो सकते हैं जो हमें एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। The substances to which an immune response is produced and allergy is seen, these are called as allergens. और एलर्जी क्या है? The exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called as एलर्जी। तो आपका इम्यून सिस्टम ना एकदम से रिस्पॉन्स दिखाता है काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर, और आपके बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं उस पार्टिकल के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज द एलर्जी। तो इस एलर्जी के केस में आपको सबको ध्यान रखना है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द आईजीई टाइप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईजीई एंटीबॉडी जो है कौन सी स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। अब एलर्जेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइट्स डस्ट के अंदर पाए जाते हैं, या हमारे जो घर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी बैठ जाते हैं। पॉलिन्स जो वातावरण में हमेशा घूमते रहते हैं। एनिमल डेंडर, तो एनिमल स्किन से निकलने वाला जो आप कह सकते हैं स्किन की जो स्केल्स होते हैं या स्किन का पाउडर टाइप का होता है, तो वो अगर निकलता है और आपकी नाक में चला जाता है तो वह भी आपको एलर्जी कॉज कर सकता है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्नीजिंग, आपकी जो आपको नाक ऐसे लगेगा कि आप नाक चल रही है, आपकी पानी निकल रहा है नाक में से, है ना। वाटरी आइज़, रनिंग नोज़, छींकेंगे आप, है ना। स्नीजिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा रैशेज़ हमारी स्किन पर हो जाते हैं, ये भी एलर्जी का ही साइन है। खुजली हो जाना अचानक से। तो एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। और आप सबको पता है कि जो मास्ट सेल्स होते हैं ये हमारे एरियोलर टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आपको मास्ट सेल्स भी मिलेंगे। और जो मास्ट सेल्स होते हैं, जब ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन का रिलीज़ करते हैं तो आपको एलर्जी के रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको अगर पता लगाना है कि एलर्जी का कॉज़ क्या है, तो पेशेंट को स्मॉल स्मॉल डोजेज़ में पॉसिबल एलर्जेंस दिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता लगाना होता है कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एलर्जी। और रिएक्शंस की स्टडी की जाती है बॉडी पर कि हाँ, किस सब्सटेंस से एलर्जी हो रही है। यहाँ पर एंटी हिस्टामिन ड्रग, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो घट जाएं। तो एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो आपको ध्यान रखना होगा, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी एलर्जी काफ़ी लोगों के अंदर आ रही है, बिकॉज़ हम लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और हम ज़्यादा आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं करते, इसलिए हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो लगातार कम होती जा रही है और हम ज़्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं एलर्जेंस के लिए। जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जा रही है और वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं, बिकॉज़ वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमेशा बंद कमरों में रहते हैं और अपनी अर्ली लाइफ जो इस प्रकार से जीते हैं कि जिससे कि उनका एक्सपोज़र बहुत कम रहता है एनवायरनमेंट के साथ, और इस वजह से एलर्जी की जो समस्या है यह काफ़ी देखी जाती है उनके साथ। नेक्स्ट पार्ट इज़ द ऑटो इम्यूनिटी। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही बॉडी के पार्ट्स के अगेंस्ट या हमारे अपने बॉडी सेल्स के अगेंस्ट एक्टिव हो जाए और नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको बोलेंगे आप ऑटो इम्यूनिटी। तो आप सब जानते ही हैं कि जो इम्यूनिटी होती है इट इज़ बेसिकली मेमोरी बेस्ड, इट इज़ एक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये हायर वर्टिब्रेट्स में देखी जाती है। हायर वर्टिब्रेट्स में आपने देखा है कि जो इम्यूनिटी है उसमें हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल्फ सेल्स। तो ये हमारी एबिलिटी है कि हम बाहर के सेल्स और अपने सेल्स, बाहर के केमिकल्स और अपने बॉडी केमिकल्स के बीच में अंतर कर सकते हैं। While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with the aspect. तो पहली बात तो ये कि हम सबको पता है कि ये एक प्रॉपर्टी है हमारी कि हम फॉरेन सब्सटेंसेस और उनके बारे में जानते हैं, हमारी बॉडी आसानी से इसको समझ लेती है कौन सी चीज़ फॉरेन है कौन सी अपनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि ये तो होता ही है नॉर्मल तरीके से, लेकिन सेकंड केस हमने ये देखा है कि कुछ बार केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अपने ही सेल्फ को बॉडी अटैक करने लगती है, अपने ही सेल्फ सेल्स को बॉडी अटैक करने लगती है। तो ये क्या है? तो ऐसा होने से इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, और इस डिसीज़ को ऑटो इम्यून डिसीज़ बोला जाएगा, जिसमें अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें आप देखेंगे कि लोगों के जो घुटने हैं या उनकी जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन आने लगती है, और इसकी वजह से लोगों को चलना फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकती हैं, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं उनके, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और आप लिख सकते हैं इसके अलावा मायस्थीनिया ग्रेविस, ये दोनों आप लिखिए। इसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ये सब के सब कैसे हैं? ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हैं, जो हमारी बॉडी ने अपने ही सेल्स को नुकसान किया है, अपने ही टिश्यूज़ को नुकसान किया, इसकी वजह से हमें ये सब डिसीज़ेज़ हो गई हैं। तो आपके इस वाले पार्ट को सब पढ़ने से आपकी समझ में क्या आया? आपकी समझ में ये आया कि हमारे जो नेचुरल एबिलिटी है अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करने की, वो हर पर्सन के अंदर काम नहीं करती। कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिसमें डिसीज़ेज़ आ जाती हैं, जिनको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ कहते हैं। अब अपने इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर हमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, सेल्स, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। आपको तो पता ही है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो यूनिक होता है, बिकॉज़ वो फॉरेन एंटीजेंस को आसानी से समझ लेता है और उनके अगेंस्ट हमला करता है, रिस्पॉन्स देता है।
इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शंस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है या वो मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन होता है उनका। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरी है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो हैं बोन मैरो और थाइमस। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अंडरस्टैंड। तो बोन मैरो और थाइमस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी को ध्यान रखना होगा कि जो बोन मैरो है वहाँ पर जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, जस्ट वेट। देखिए बोन मैरो में सारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो जो बी सेल है वो तो बोन मैरो में ही मैच्योर होगा, लेकिन जो टी सेल है वो क्या करेगा, वो जाएगा थाइमस में और यहाँ पर वो मैच्योर होगा थाइमस। तो इसीलिए इसका नाम टी सेल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट to the secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, pairs, patches of small intestine and appendix। तो इन सब की लोकेशन ध्यान रखना। स्प्लीन आपको पता है हमारे स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं उस पर जो स्वेलिंग्स होती हैं उसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। टॉन्सिल्स आपको पता ही है हमारे गले में पाए जाते हैं। उसके बाद जो पेयर्स पैचेस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और अपेंडिक्स आपको पता ही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है एक तरीके से। तो इन सब जगहों पर आप देखेंगे कि इन सबको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। यहाँ पर आगे चल के लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है फर्दर। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो जगह हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का इंटरेक्शन होता है किसी भी एक एंटीजन के साथ। तो जो भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो इन लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कहाँ पर करता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंटरेक्ट करता है। और आगे चल के जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं फिर वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा। और वो किस जगह पर कांटेक्ट में आएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कांटेक्ट में आएगा। तो अलग अलग लिम्फॉइड ऑर्गन्स की जो लोकेशन है वो आपको फिगर 8.5 में दिखाई जा चुकी है। जैसे कि थाइमस की पोजीशन आपको दिखाई है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स पूरे शरीर में हैं, इसमें आपको लिम्फ नोड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देखो लिम्फ नोड्स दिखाई दे रहे हैं, स्वेलिंग्स जो हैं लिम्फ वेसल्स में वो लिम्फ नोड्स हैं। जैसे ये देखो ये लिम्फ नोड है, वायलेट कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तो जो हमारा बोन मैरो है इट इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, हम सबको पता ही है, जहाँ पर जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं उनका भी फॉर्मेशन वहीं पर होता है। थाइमस हमारे चेस्ट में पाया जाता है, हमारे हार्ट के पास में, और ये ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के नीचे होता है। इट इज़ फाउंड बिलो द स्टर्नम। तो जो थाइमस होता है इट इज़ क्वाइट लार्ज एट टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इसका साइज़ छोटा होता चला जाता है, और बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट अटेन्स और रिड्यूसेस टू द वेरी स्मॉल साइज। प्यूबर्टी आते आते इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। तो जो बोन मैरो है और जो थाइमस है दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के आगे चल के मैच्योर होने के लिए और उनके डेवलप होने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, थाइमस। और
टी सेल जो है वो फॉर्म कहाँ पर होता है, बोन मैरो पर, ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस वीडियो में बताया है। Spleen is also a large bean shaped organ. It is also very important. It is secondary lymphoid organ and it mainly contains lymphocytes and phagocytes. तो lymphocytes और phagocytes दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम और हमारे ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ब्लड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ट्रैप करने का काम ये करता है, फिल्टर करके उनको ट्रैप कर लेने का काम। स्प्लीन के अंदर बहुत सारे आरबीसी भी स्टोर होते हैं। तो ये तो स्प्लीन हो गया। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं ये आपको मिलेंगे एज सॉलिड स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको ये स्वेलिंग्स या सॉलिड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। लिम्फ नोड्स का काम है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ट्रैप करना या दूसरे एंटीजेंस को ट्रैप करना, तो ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर ही आपने पढ़ा है। एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब ये जो एंटीजेंस हैं जो कि लिम्फ नोड्स के अंदर फंसे हैं, इसके वजह से जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आगे चल के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसे आएगा मैं थोड़ा सा आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए मैं आपको भी समझाता हूँ कि क्या होती है। थोड़ा सा ये लास्ट पैरा और देख लो कि ये क्या है। इसके अलावा एक जो मेजर पोर्शन है लिम्फॉइड टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर वो है MALT, यानी वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट लाइनिंग्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी लाइनिंग है, डाइजेस्टिव लाइनिंग है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स जो हैं आपके, वहाँ पर जो म्यूकोसा है वह भी लिम्फॉइड टिश्यू की तरह एक्ट करती है और इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और ये आपके टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% होता है। यानी हमारी बॉडी में जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है उसका 50% क्या है, MALT है। तो यहाँ तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। देखिए कोई भी एक एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर अगर आया है, सपोज़ ये एक एंटीजन है जो बॉडी के अंदर आया है, तो एंटीजन किसके सरफेस पर प्रेजेंट है, किसी बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो हमारे फैगोसाइट्स हैं वो उसको सबसे पहले फैगोसाइटोज करेंगे, उसको खाएंगे। तो ये है हमारा मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस। किसका फैगोसाइटोसिस हुआ है, बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया के सरफेस पर जो एंटीजेंस थे, फैगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा कि ये इस मैक्रोफेज के सरफेस पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द एंटीजेंस आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेज। तो अब मैक्रोफेज हमारा बन गया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको हम शॉर्ट में APC बोलेंगे। तो अब ये APC बन गया है मैक्रोफेज हमारा, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बिकॉज इसने क्या किया, इसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी बॉडी के नहीं हैं, बाहर के हैं, उनको फैगोसाइटोज किया और उनके एंटीजन को अब अपने सरफेस पर शो कर रहा है। सो नाउ इट इज कंसिडर्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नाउ व्हाट हैपन्स कि हमारी बॉडी में जो T सेल्स प्रेजेंट हैं, अब ये T सेल्स जो हैं इस एंटीजन को एनकाउंटर करेंगे। कहाँ पर, लिम्फॉइड टिश्यू में। अब लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता है 50% लिम्फॉइड टिश्यू तो MALT है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। 50% बॉडी का तो ये हिस्सा है। और इसके अलावा लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं हमारे, तो वहाँ पर एंटीजन के साथ हमारे जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। तो अब क्या होगा, जो T सेल है वो आइडेंटिफाई करेगा इन सरफेस एंटीजन्स को। तो हमारा T सेल आ गया है और उसने अब इन सरफेस एंटीजन्स को
आइडेंटिफाई किया, और जैसे ही उसने उसको आइडेंटिफाई किया वैसे ही टी सेल ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाने स्टार्ट किए, और अलग अलग काइंड्स के वो क्लोन्स उसने फॉर्म किए। जैसे उसने क्या बनाया, उसने बनाया टी सेल ने डिफ्रेंशिएट होते हुए, फिर वहाँ पे उसने बनाया सबसे पहले टी के किलर टी सेल। इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, और क्या बनाया इसने, टी एम मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। और क्या बनाया इसने, टी एच, एम को ठीक से बना दूं, ये एम है, ठीक है ना, ये एच है नीचे, टी एच, एच मतलब हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। और लास्ट क्या बनाया उसने, टी एस सप्रेसर टी सेल। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो टी सेल हैं वो बन गए, और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये अब काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे, देखिए, जो टी के सेल है, या टी किलर सेल कह सकते हैं इसको, किलर सेल, किलर टी सेल, या इसको बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, दोनों नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो टी के है ये परफोरिन्स रिलीज करेगा। परफोरिन्स वो केमिकल्स हैं जो होल प्रोड्यूस कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वॉल में। तो ये परफोरिन्स जाएंगे एंड दे क्रिएट होल इन वॉल ऑफ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। तो टी के डायरेक्टली उस पर एक्ट करेगा बाय द एक्शन ऑफ परफोरिन्स। तो आपके ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली उसको किल करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है किलर टी सेल। सेकेंड आपने पढ़ा है टी एच, तो ये है हेल्पर टी सेल। तो ये क्या करेगा हेल्पर टी सेल, एक तो ये सबसे पहले टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा, यानी टी सेल्स के प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा। और उसके अलावा ये बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल एक्टिवेटेड। और जब बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, बी सेल विल फॉर्म मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल। तो मेमोरी बी सेल तो मेमोरी रखता है, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को रखता है। बी सेल इम्यून रिलेशन, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड जो मेमोरी है वो मेमोरी बी सेल रखेगा। और जो प्लाज्मा सेल है इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, बी सेल से सबसे पहले प्लाज्मा सेल बनता है और प्लाज्मा सेल आगे चल के एंटीबॉडी रिलीज करता है, और ये एंटीबॉडी किस में चली जाती है, बॉडी फ्लूइड में। और फिर एंटीबॉडी किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। तो आपने ये पढ़ा कि जो हमारा टी हेल्पर सेल है ये टी सेल की हेल्प कर रहा है और यह बी सेल की भी हेल्प कर रहा है। तो टी हेल्पर सेल हेल्प करने का काम करता है। इसके अलावा फिर अगला है जो आपने पढ़ा था वो था मेमोरी टी सेल। तो जो मेमोरी टी सेल है, these are the T cells which retain the memory of infection और एंटीजन, ताकि आगे भविष्य में कभी वो अटैक करता है तो टी मेमोरी सेल तुरंत से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। ठीक है, अब
अगला आपने पढ़ा था TS यानी सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल, और जो सप्रेसर टी सेल है, these are the protective T cells which inactivate the immune system। इस इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है उसको इनएक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? हमारा सप्रेसर टी सेल करेगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि जब कभी भी किसी APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कांटेक्ट में हमारा टी सेल आएगा और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है, तब ये टी सेल्स जो हैं आगे चल के डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिफरेंट काइंड्स के टी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से, और जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये आगे चल के सबसे पहले तो टी सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, उसके बाद बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल से प्लाज्मा सेल बनेगा और प्लाज्मा सेल बनाएगा एंटीबॉडी। इस तरह से ये सारा काम होता है। तो अब आपको बताता हूँ व्हाट इज CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपको ध्यान रखना है टी सेल का नाम आएगा, बिकॉज टी सेल डायरेक्टली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। किसी भी साइट पर फिजिकली अपने आप पहुंचकर डायरेक्टली वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल जो है परफोरेंस का रिलीज़ करता है वहाँ पर जाकर और किल करता है किसी भी एंटीजन को, एंटीजेनिक सेल को। तो दैट इज़ द CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ध्यान रखना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में और ग्राफ्ट रिजेक्शन में यही CMI हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। अगर हमारा ग्राफ्ट फेलियर होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो इसी वजह से नहीं करती बिकॉज हमारी जो CMI है वो वहाँ पर काम कर रही है। तो टी सेल तो फिजिकली डायरेक्टली एक्शन करता है, जबकि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडी आती हैं। तो किसकी वजह से आता है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी? बी सेल की वजह से। बी सेल क्या बनाता है? प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से बनती है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में घूमती रहती हैं, और जहाँ कहीं भी उसको एंटीजन मिलता है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर ही होगा, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का काम, किल करने का काम फिर ये एंटीबॉडी करती हैं। तो बी सेल डायरेक्टली वहाँ पर उसके साथ अटैच नहीं हो रहा है या उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ ये काम कर रही हैं और उस लोकेशन पर प्रेजेंट होने का काम कौन कर रही है? एंटीबॉडी। तो किसी भी एक साइट पर जहाँ एंटीजन प्रेजेंट है वहाँ एंटीबॉडी जा करके ये काम कर रही है, बी सेल कहीं और पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो इम्यूनिटी है इसको बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।